तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही वार्म थैंक यू बोलने वाला हूं आपके इतने ढेर सारे सपोर्ट और प्यार के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, और कुछ पावर के भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग एक क्वेश्चन का कंप्लीट सेशन रखेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस रखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको सिखाएंगे कि कैसे इस तरह के बेहतरीन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। फिलहाल आज तो हमने कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप देखेंगे। तो हैशटैग रिकैप। हमने अभी तक पढ़ा काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², और पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कैन बी नेगेटिव, राइट। अगर मान लो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। भाई W इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और हमने सिमिलर एक फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का mgh हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डाउनवर्ड टू अपवर्ड वर्क होगा तो g कैसा लगने लगेगा, नेगेटिव वैल्यू g की लगने लगेगी, राइट ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ डज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे हम लोगों ने देखा, क्या आपने क्या सबसे पहले क्या हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुना है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वाटर से क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हो सकता है आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हो, तो देखो कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मान लो सबसे पहले तो एक डैम होता है, क्या होता है, डैम, राइट। चलो अच्छा बताओ, डैम की जो बेस है उसको वाइडर क्यों बनाते हैं। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस डैम में क्या होता है, पानी भरा होता है, खूब सारा वाटर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ये वाटर कलेक्ट है, तो वाटर जब रेस्ट में है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, इसमें है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर को एक हाइट से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। एक हाइट से क्या करते हैं, इसमें इसको गिराते हैं। तो और किसमें गिराते हैं, एक टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है, टरबाइन। टरबाइन जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं। टरबाइन एक होता है फैन टाइप का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टरबाइन का, राइट, है ना। और ये टरबाइन को जोड़ के रखा जाता है जनरेटर से, या मैं कह सकता हूं अल्टरनेटर से। जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर लगा रहता है जनरेटर, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं जनरेटर, और जनरेटर से ना जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थ्रू द वायर्स कहां चली जाती है, वो थ्रू द वायर्स आगे पहुंचा दी जाती है। कहां पर, जो भी हमारे लिए इसको प्रोवाइड कराता है, मतलब किसको, सब स्टेशंस में। ठीक है, जरा देखो इसमें किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। भाई ये है हमारे पास हाइड्रो वर्ड स्टैंड फॉर द वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहां से एक हाइट से पानी गिराते हैं टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन क्या करता है, जैसे पानी गिरता है तो टरबाइन मूव होता है। आपने स्कूल एग्जीबिशंस में, साइंस एग्जीबिशन में कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि एक उन्होंने ऐसा बना रखा होता है सैंपल, जिससे क्या है कि पानी उसमें डालते हैं और ये मूव होता है, रोटेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब यहां पर जलते हैं, ग्लो करते हैं, राइट। तो ये कुछ नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट का एक तरह से क्या होता है, वो प्रोफार्मा होता है, उसी को शो करने की कोशिश किया जाता है। देखो तो ये हमारे पास डैम, और डैम में भरा है पानी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसी एक हाइट से इस वाटर को क्या कराते हैं, गिराते हैं, तो ये वाटर मोशन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है। और मोशन में आने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्रोसेस जो हमने पढ़ रखा है, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, राइट। अब इसके बाद काइनेटिक्स से देखो, ये मशीन वगैरह है, तो मशीन में हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ। किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और क्यों, जनरेटर का तो काम है ना मैकेनिकल को कन्वर्ट किसमें कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट।
तो देखो एनर्जी ना केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो गई। पोटेंशियल थी, पोटेंशियल से काइनेटिक में शिफ्ट हुई, काइनेटिक से मैकेनिकल में शिफ्ट हुई और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हुई। अच्छा, मैकेनिकल भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है तो वो क्या होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किस टाइप का प्रिंसिपल हाइड्रो पावर प्लांट में वर्क करता है, तो आप शान से बता सकते हो कि इसमें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी वर्क करती है सबसे पहले पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंड मिल का नाम सुना है आपने, विंड मिल। तो विंड मिल क्या होती है, बड़े हाइट में लगाई जाती है, खूब बड़े बड़े उसमें फैन होते हैं। तो फैन ना उस हवा की वजह से घूमते हैं। तो जब वो फैन हवा की वजह से घूमते हैं तो दैट इज लाइक अ टरबाइन। तो जब ये फैन घूमते हैं वापस से तो जनरेटर घूमता है, तो वो विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई विंड मिल से क्या होता है, विंड मिल से भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, दूसरी एक और हमें पावर प्लांट पढ़ना है, जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि केमिकल, जैसे मान लो कि कोयले की हेल्प से, ठीक है, यूरेनियम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया कि केमिकल एनर्जी है ना। केमिकल एनर्जी से क्या हुआ, बॉयलर में इसको बॉयल किया गया, स्टीम जनरेट की गई। क्या की गई, स्टीम जनरेट की गई। और इस स्टीम की हेल्प से टरबाइन को घुमाया गया, तो टरबाइन घूमा तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी, और जब टरबाइन घूमा तो जनरेटर घूमा, और जनरेटर घूमा तो क्या घूमा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करी। तो ये एक प्रोसेस होता है जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब इसी का एक पार्ट होता है जो मैं भी नाम ले रहा था, जियोथर्मल। कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो हमारे पास वेपर है, स्टीम है, वो निकल रही होती है, अर्थ से ही स्टीम निकल रही होती है, राइट। तो स्टीम का काम क्या है, टरबाइन को घुमाना, और टरबाइन से क्या घूमता है, हमारे पास जनरेटर घूमता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती, तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल, जमीन से जो हमारे पास जनरेट हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किसी भी केमिकल को, केमिकल का मतलब जिसमें कार्बन सब्सटेंसेस हैं, कुल मिला के ये दिमाग में रखो, उसको बॉयल करते हैं, मतलब उसको बर्न करते हैं, बर्न कंबशन होता है। कंबशन प्रोसेस की वजह से उसमें स्टीम जनरेट होती है। स्टीम, भाई स्टीम जब ट्रेन को खींच सकती है तो टरबाइन को तो खींच सकती है ना। तो इसके बाद टरबाइन जलता है, टरबाइन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, आपने वो देखा होगा आयरन, देखा है आयरन देखा है ना, अपने कपड़ों में करके जाते हो, जब मंडे को स्कूल खुलेगा तो वापस जाओगे, तो वो आयरन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको आप लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे ही आप फैन को ले लो, अब तो आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, फैन तो चला नहीं रहे होगे, फैन चलाओगे तो सुबह जुकाम हो जाएगी, ठंड चल रही है ना। तो फैन में देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ ड्यू टू द रेजिस्टेंस वो एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। भाई पंखा चलते चलते गर्म हो जाता है ना, तो ये तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से हीट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन एक दो ये पूछे जा सकते हैं कि भाई हमारे पास थर्मल पावर प्लांट और जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट था कैसे वर्क करते हैं। दूसरा मतलब चेंज इन एनर्जी ही पूछेगा, उसमें ये नहीं पूछेगा कि कैसे उसमें लाइट जनरेट होती है। ओके, दूसरा क्या पूछता है कि ड्रॉ द रफ स्केच या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पेंडुलम एंड राइट द एनर्जी ट्रांसफर इन पेंडुलम। ठीक है, तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम एक स्ट्रिंग में, मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, फिक्स स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, एक फिक्स स्ट्रिंग में ये कोई फिक्स पिवोटेड पॉइंट मान लो यार, फिक्स पॉइंट में मैं सिलेक्ट कर देता हूं, फिक्स पॉइंट। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट में एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ होती है L, जिसकी लेंथ होती है L, और उस स्ट्रिंग की हेल्प से एक बॉब को, बॉब जानते हैं, ब्लैक कलर की एक बॉडी होती है, या पीतल के भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं, थोड़ा मास उनमें होता है, एक बॉब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉब। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। अगर कहीं नहीं देखा आपने तो कुछ ऐसी वॉचेस आती हैं जिनमें वॉच के नीचे वो कुछ इस तरह से क्या करता है, मूव करता रहता है, दैट इज पेंडुलम, राइट ना। चलो,
पेंडुलम क्या करता है, जब पेंडुलम हमारे पास रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, हमने लेट कर ली पोजीशन ए, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इस पेंडुलम को खींच के थोड़ी हाइट में इसको मैंने होल्ड किया, ठीक है। कैसे होल्ड किया जरा देखो तो, मान लो अब मैंने इस पेंडुलम को खींच के यहां पर ले आया, मैं इस पेंडुलम को खींच के यहां पर ले आया, ठीक है, ओके। और यहां पर मैंने बॉब इसको उसमें हैंग कर दिया, मतलब मैंने पकड़ रखा हुआ है, ठीक है। और कितनी हाइट से, मान लो ये हो गया h हाइट में, ठीक है। तो अब बताओ ये जो बॉब अपनी बी पोजीशन में आया, सरफेस से h हाइट में आया, तो अब ये बताओ कि इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, बताओ तो जरा। तो हमने जब स्ट्रेच किया बी पोजीशन में, तो बी पोजीशन में इसमें रही होगी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी रही होगी, mgh, हाइट में आ गया ना, तो कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, क्या करूंगा, रिलीज कर दिया मैंने, जब रिलीज करूंगा तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन से होते हुए बच्चों कहां पर पहुंच जाएगा, आपको पता है, ये पहुंच जाएगा कुछ इस जगह, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। वहां पर भी हमने जरा डिजाइन बना लेते हैं, इसका शेप बना लेते हैं, बॉब, BOB। मीन पोजीशन से कहां पर पहुंच गया, ये मीन पोजीशन से पहुंच गया अपनी, हमने लेट कर लिया पोजीशन सी में। और स्टूडेंट ये जो सी में पोजीशन रहेगी ना, ये भी कितनी रहेगी, ये भी h हाइट फ्रॉम द सरफेस रहेगी। इसका मतलब ये सी में आने पर भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, mgh। अब चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहां पर बॉब रेस्ट में था तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इज इक्वल टू mgh। फिर हमने इसको रिलीज किया तो ये मोशन में आया, ये किस में आ गया, ये मोशन में आ गया। और मोशन में आने पर इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, एनर्जी रही होगी हाफ mv² रही होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी रही होगी, यस और नो। मीन पोजीशन से होते हुए ये वापस सी पोजीशन पे आया, तो सी पोजीशन के आने के बाद क्या ये उड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पर ये रेस्ट में आएगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, और जैसे ही रेस्ट में आएगा तो ये जो मोशन है रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और वापस से कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई कुछ देर तो रुकेगा ना, तभी तो वहां से ये वापस आएगा। और वापस से देखो पोटेंशियल के बाद ये यहां गया h हाइट तक, ये वापस से अपनी फिर से वही पोजीशन पकड़ेगा, राइट। ये फिर मीन पोजीशन में होते हुए कहां पर आ जाएगा, बी में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वापस यहां से चला तो इसमें फिर से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आई, और ये हो गई हाफ mv²। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझो, जरा समझो। हमने यहां से बॉब को ड्रॉप किया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही हमने ड्रॉप किया मोशन में आया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और उसकी जगह पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में है ना। काइनेटिक एनर्जी यहां तक क्या हो जाएगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यहां से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी, यहां पर देखो डिक्रीज होना शुरू होगी। फिर समझ लो, जो हाफ पार्ट है इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो गई, एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी, और पोटेंशियल क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। क्लियर। बाकी का जो हाफ पार्ट है इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तभी तो जाकर के ये रेस्ट में आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी। बात समझ में आई। जब ये क्या करेगा, जब ये पोजीशन बी से सी की तरफ जाएगा तो ये हमें याद रखना है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, जरा समझिएगा। जब पेंडुलम बी पॉइंट से गया तो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि मोशन में आ गया ना, हाइट से जा रहा है, और जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो इसमें काइनेटिक डिक्रीज होना शुरू कर देगी, जबकि पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू कर देगी। और जब काइनेटिक बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी रेस्ट में, mgh। फिर वापस जब यहां से चलेगा, ये वापस चलने लगा, तो जब वापस से चला तो अब पोटेंशियल डिक्रीज और काइनेटिक इंक्रीज, वापस से मीन पोजीशन में आएगा तो यहां से फिर काइनेटिक डिक्रीज और पोटेंशियल इंक्रीज, और जैसे पोटेंशियल एकदम हाई पीक पे होगी तो काइनेटिक हो जाएगी जीरो, मतलब यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो सिंपल पेंडुलम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कुछ इस तरह से होता है, और ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपको उसमें कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के 3 नंबर मिलेगा तुमको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो कुछ खास बात देख लेते हैं।
जब पेंडुलम इस पॉइंट से बी से गया सी में और सी से वापस आया बी में, तो इसके इस एक राउंड को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। क्लियर बात? अगर पेंडुलम बी पोजीशन से सी तक गया, सी से वापस बी में आ गया, तो इसका ये जो एक राउंड है इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा टर्म जरा समझो, अगर इसके मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है, मतलब कितने सेकंड तक ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ओके ना, तो ये हो जाएगी इस बॉब की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। याद रखना, क्योंकि अभी आगे हमें साउंड जब रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, भले सिलेबस में नहीं है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वन राउंड को क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। वन राउंड को क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक टर्म आपको समझना है। क्या टर्म समझना है? इसमें टर्म आपको समझना है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है। तो किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? वो जितने टाइम पे एक चक्कर लगाता है, मान लो 1 सेकंड में लगा रहा है, 2 सेकंड में लगा रहा है, तो फिर उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकंड। वैसे जनरली जो आम पेंडुलम होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड का होता है ऑसिलेशन का। ठीक है, चलो भाई, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? वन राउंड को लगाने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी। क्लियर ना बात? चलो, अगर मान लो, वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन क्वेश्चन मान लो आपसे कर दिया गया कि ये बताओ कि इसका टाइम पीरियड कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो बच्चों टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ में। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर लेंथ हम बढ़ाएंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लेंथ डिक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेंडुलम, और इसको आपने एक बार बुक से रीड करना है और इस फिगर को अपने दिमाग में उतार लेना है, एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने माइंड से बताना है कि कहां पर काइनेटिक जीरो होगी, कहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, और देखो कैसे क्वेश्चन ये नहीं आता है आपको। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। होपफुली कि आपको ये ना समझ में आया होगा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे एक और अपने शानदार टॉपिक की, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब ये शानदार टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई हमने क्या देखा? हमने देखा कि एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक से मैकेनिकल में चेंज हो रही है ना? तो क्या एनर्जी लॉस हो रहा है? क्या एनर्जी लॉस हो रहा है? क्या एनर्जी खत्म हो रही है? क्या एनर्जी जो हम अपनी तरफ से कुछ बना पा रहे हैं, ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें पढ़ना है द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कंजर्व का मतलब कि जितनी भी टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। मतलब वर्ल्ड में या कहीं पर भी पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? जब आप क्लास 11th में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो उसमें भी पहला लॉ यही है, लेकिन फिलहाल अभी 9th के हिसाब से पढ़ना है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड। पेन कॉपी उठाओ, फटाफट नोट कर लो। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना तो खत्म किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कि क्रिएट नहीं कर सकते, इसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ये ऑलवेज कैसी रहती है? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ गई स्टेटमेंट से कि नहीं समझ में आ गई? क्या प्रूविंग करना है? अगर आप कहो तो करा दूं आपके स्कूल में, वैसे लगता नहीं कि कराया जाएगा। ठीक है, चलो मैं करा देता हूं। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो क्या बताओगे? आप बताओगे कि सर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, आप बता सकते हैं कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट, आप बहुत सारे बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं, आप डेली लाइफ के भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो जरा इसको बेसिक प्रूफ कर लेते हैं कैसे क्या क्या होता है। मान लो हमारे पास क्या है कि ये एक हाइट का कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई एक वॉल है, एक हाइट है, और इस हाइट में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है हमारे पास m। ठीक है, तो यहां पर हमने लेट कर ली पोजीशन A। क्या है पोजीशन A? ये सेंटर में हमने लेट कर ली पोजीशन B, और हमने यहां पर लेट कर ली पोजीशन C। ठीक है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, जब ये हाइट में होगा एट पोजीशन A, एट पोजीशन A, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, है ना, हाइट में है। तो लेट करते हैं कि टोटल जो हाइट है इसकी, टोटल हाइट है हमारे पास कितनी है? h है। कितनी है? h। क्लियर है बात? और ये जो हाइट है हमारे पास A से लगा करके B की, ये हमने लेट कर ली कि ये हमारे पास है x। क्या है? x। ठीक, तो B2C की हाइट क्या रह जाएगी? B2C की हाइट रह जाएगी h माइनस का x, ये हाइट रह जाएगी। क्लियर ना? अब भाई इसलिए हम हाइट निकाल रहे हैं कि मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट m को यहां से ड्रॉप कराया, B पोजीशन में आ गया, तो इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंजर्व होगी, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा काइनेटिक में। तो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में एनर्जी कितना चेंजमेंट आता है, या फिर कांस्टेंट रहता है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या देखा कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऑलवेज क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो पोटेंशियल की वैल्यू है mgh और काइनेटिक की वैल्यू है 0, तो यहां पर कितना आ गया? mgh। किसके लिए आ गया? हमारे फर्स्ट पोजीशन के लिए आ गया। फिर से सुन लीजिए, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है h हाइट में, m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसको हम लोग ऊपर से फ्री फॉल कराएंगे, जेंटली ड्रॉप कराएंगे। ठीक है, तो उसमें ना पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम 3 पोजीशन में चेक करेंगे, पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। अगर तीनों में ये कांस्टेंट आ रहा है तब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर सही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके। तो सबसे पहले पोजीशन A की बात करेंगे। तो जस्ट लाइक अ पेंडुलम, जब वो अपनी पीक पोजीशन में था, रेस्ट में था, तो उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट इज mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज कांस्टेंट, सो द mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। अब बात करते हैं किस पे? अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन B पे। किस पे बात करते हैं? पोजीशन B पे। जरा 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, नहीं तो फिर ये आएगा नहीं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलो बात कर देते हैं हम लोग। 1 मिनट जरा, एक और बात। अब हमें क्या करना है? पोजीशन B में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है? पोजीशन B में फाइंड करना है। तो चलो देखो जरा पोजीशन B में क्या होता है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा होगा। अब पोजीशन B में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो पोजीशन B में। पोजीशन B में हमारे पास एट पोजीशन B, यहां पर अब जरा देखो तो क्या होगा? यहां पर जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर के यहां पर पोजीशन पे आ जाएगा, तो इस m ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो एनर्जी होगी जितनी हाइट ये है, ये जितनी हाइट है वो प्लस मास इंटू में g, mgh, यही तो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जबकि काइनेटिक कौन सी ली जाएगी? काइनेटिक ली जाएगी जो ये A से B तक चल के आया, ये एनर्जी ली जाएगी कौन सी? काइनेटिक। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? फिर समझो, पॉइंट B में जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो इतनी हाइट के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इतना तो ट्रेवल कर चुकी है, राइट? और जो काइनेटिक
आप उसमें कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक इस हाइट का कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो ये ट्रेवल कर रहा बाकी है ना, तो इतने में काइनेटिक कितना हुआ भाई, पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक, तो कितना चेंज हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एट पोजीशन बी काइनेटिक एनर्जी देखोगे जरा क्या हो जाएगा, पहले तो पोटेंशियल देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, mgh। तो देखो m की जगह m, g की जगह g और h की जगह कौन सा हाइट लोगे, h माइनस एक्स। क्या लोगे, h माइनस एक्स। कैलकुलेट कराओगे तो क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, mgx आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर। तो देखो मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी है क्या तुम्हारे पास, वेलोसिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे कौन सा इक्वेशन, वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगा दें, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग लगा दें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होता है, फॉर वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी चाहिए ना, तो थर्ड इक्वेशन लगा दी हमने। तो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब जरा देखो जो हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहां पर रेस्ट में था, तभी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो थी। तो u की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए u की वैल्यू देखूं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, मतलब रेस्ट में ऑब्जेक्ट था, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो u की वैल्यू जीरो रख दी, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2g। और h कौन सा लोगे, ये वाला कि ये वाला, तो अभी मैंने बताया ये वाला h लेंगे। इतनी h कवर करी ना, तो इतनी h की वैल्यू क्या है, x। तो हमने क्या किया, 2gx। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो भाई जरा इसमें वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करके रखो तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास m इंटू में 2gx। देखो 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया, mgx। अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या देखो इधर हमारे पास आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि एक बार आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, एक बार आ चुकी है हमारे पास, देखो जरा एक बार आ चुकी है mgh। तो अब हर बार हमारे पास क्या आनी चाहिए, हर बार हमारे पास एनर्जी mgh आनी चाहिए। तो जरा देखते हैं, अगर आ रही है तो हमारे पास क्वेश्चन सही है। देखो तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, mgx प्लस पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल है हमारे पास ये वाली, ये दिख रही है, ये है mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल आ गया, हमारे पास क्या आया, mgh। जरा तालियां हो जाए क्योंकि हमने फिर से प्रूव कर दिया कि सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑलवेज mgh। तो देखो दो पोजीशन पे हमने फाइंड कर ली, एक तो सेकेंड पोजीशन, एक पहली पोजीशन। ठीक है, अच्छा अब जब फाइंड हो गई है तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एट पोजीशन सी पे। किसके बात करेंगे, एट पोजीशन सी। तो देखो मैं यहां पर बात कर लेता हूं इस साइड, ठीक है, नहीं तो फिर दिखा विजिबल होना आपके लिए बंद हो जाएगा ना। क्या बंद हो जाएगा, विजिबल होना बंद हो जाएगा, तो छोटा पड़ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, कहां हो भैया, ओके दिखाई दे रहा है, विजिबल है आपको, नहीं है तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अब एट पोजीशन सी, अगर पोजीशन सी की बात करेंगे, ठीक है, अब देखो यहां पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mgh। अब जरा देखो जब ऑब्जेक्ट ने पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, जब वो ऑब्जेक्ट यहां से लगाकर यहां तक आ गया, तो अब उसके पास हाइट है क्या, उसके पास तो हाइट तो नहीं रह जाएगा, हाइट रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा भाई, है ना। तो उसने हाइट कवर किया, mgh कवर कर लिया, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल। काइनेटिक जरा देखो क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह m और v स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, v स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी वापस से। देखो हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं, जरा देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। और अब क्या लिखेंगे हाइट में, अब हाइट पूरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरी, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक की निकालनी है, तो h क्या हो जाएगा, h। क्लियर, तो इसकी वैल्यू आप जैसे प्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2gh। देखो 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना बचा, mgh बचा। यहां पर h जीरो हो जाएगा तो u हो जाएगा जीरो,
है ना। तो अब देखो जरा, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल है हमारे पास 0, काइनेटिक है हमारे पास mgh, तो हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, mgh। तो ये आ गया हमारे पास तीसरी कंडीशन के लिए भी वैल्यू आ गई, पहले के लिए भी mgh, दूसरे के लिए भी mgh और तीसरे के लिए भी mgh। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ओनली इट चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, राइट। सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऑलवेज कांस्टेंट, हमने ये प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो करना कैसे, तो सबसे पहले आपको लेट से शुरुआत करनी है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ m, ठीक है, प्लेस एट अ हाइट h, right, and the distance between the b, we take the position a, b and c. Now the distance between a to b is x and b to c is h minus x because total height is h. फिर at position a according to u is equal to mgh, k is equal to 0 because the object is in rest. फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो mgh, k की वैल्यू 0h mgh। अब हमें इस mgh को प्रूव करना है, एक बार देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। वैसे एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाता है, बहुत ही मुश्किल है कि अगर किसी एक दो स्कूलों में अगर अच्छा पेपर बनाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वह है पावर। क्या है, पावर। देखो पावर का नाम सुनते ही थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में, कहते हो ना मेरा पावर अभी दिखाऊं क्या, है ना, मेरे अंदर इतना पावर है ना, मेरी अच्छी जान पहचान है, तो पावरफुल व्यक्ति है, कहते हो ना यार वो बहुत पावरदार आदमी है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो पावर का फुल का मतलब क्या हो गया कि वो काम कराने की कैपेसिटी रखता है ना। तो पावर क्या हो गया बेसिकली कि अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आप कोई काम करा ले जाते हो तब तो आपके अंदर भाई पावर है, आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है। तो बस वही है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ये तो नहीं लिख सकते ना कि हमारी जो क्षमता है वही पावर है। हम लिखेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पावर को P से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W अपॉन में T, क्लियर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू W अपॉन में T। अब इस फॉर्मूले से कुछ दो पॉइंट निकलते हैं, कैसे, तो पॉइंट नंबर 1 क्या निकला, इससे निकला कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के अंदर जितनी पावर होगी वो उतना ही वर्क कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या निकला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि अगर कोई काम करने में कोई व्यक्ति ज्यादा समय लगाता है इन द कंपैरिजन ऑफ दूसरा व्यक्ति, तो पहले वाले का पावर क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मान लो ए है, ए ने किसी वर्क W को 10 मिनट में किया, वहीं व्यक्ति B है, सेम वर्क W को उसने 2 मिनट में कर दिया, तो बताओ A की पावर ज्यादा कि B की पावर ज्यादा। तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स B की पावर ज्यादा, क्योंकि इसने समय कम लिया है, तो टाइम कम पावर ज्यादा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखिए पावर का एक और फॉर्मूला यहां से लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर ना जो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन में टाइम। कहां से आया ये एनर्जी अपॉन में टाइम, बेटा वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी डिसिपेट बाय द बॉडी के होता है, ध्यान रखना, वर्क डन ऑलवेज एनर्जी कंज्यूम या डिसिपेट बाय द बॉडी के होता है, मतलब W इज इक्वल टू E हम रिप्लेस करेंगे तो यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा, दैट इज पावर इज इक्वल टू E बाई T। E क्या है, एनर्जी है इन जूल, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट पे। किसकी बात करते हैं, SI यूनिट पे। तो बच्चों हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T। तो W मतलब वर्क डन, W का मतलब क्या होता है, वर्क डन, और टाइम का T क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। तो वर्क डन का मतलब क्या हो गया, जूल, है ना, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो हमारे पास पावर का जो यूनिट आ गया वो आ गया जूल पर सेकेंड। इसी को कहा जाता है वॉट। क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, ठीक है। आपने घरों में देखे होंगे गैजेट जिसमें लिखा रहता है कि इसकी पावर 40 वॉट, बल्ब 60 वॉट, 9 वॉट, 15 वॉट। इसका मतलब वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो अप्लायंसेज है, जो गैजेट है, इनका पावर कितना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो ये तो हो गई हमारे पास एसआई यूनिट की बात। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी डिफाइन 1 वॉट। क्या पूछता है? डिफाइन 1 वॉट। तो कैसे डिफाइन करोगे भाई? तो इसके डिफाइन के लिए आपको मैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो, पावर मतलब वॉट है ना, और वॉट कहां से आया था? यह आया था हमें जूल अपॉन सेकेंड से। तो 1 वॉट चाहिए तो 1 यहां लगाओ, 1 यहां लगाओ, 1 यहां लगाओ। देखो क्या पढ़ने के लिए तरीका जरा समझो। कहता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, when 1 joule of work done in 1 second is known as 1 watt of power। क्लियर है इतनी बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो बहुत शानदार बात है। एसआई यूनिट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जरा एक और बात कर लेते हैं। इनकी एक एसआई यूनिट होती है हमारे पास, क्या वो होती है? हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। आपने सुना होगा कि मेरी गाड़ी का इंजन जो है ना 500 हॉर्स पावर का है। अरे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज तो देखी होंगी, उसमें वो लोग अक्सर बात करते हुए सुनते हैं कि इंजन इतना पावरफुल है। हॉर्स पावर का मतलब होता है, अब ये मत कहना घोड़े की ताकत, एचपी इंजन की पावर को मेजर कराता है। और हॉर्स पावर का जो वैल्यू होती है 1 एचपी की, वो होती है 746 वॉट के। मतलब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर समझ लो। इसी तरह इसका एक छोटा भाई होता है बीएचपी। क्या होता है? बीएचपी। अब बीएचपी क्या, मॉडर्न जमाने में इतने हैवी व्हीकल आ गए हैं कि ब्रेक में भी ये पावर को हॉर्स पावर से मेजर करते हैं, मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये भी वैल्यू लगभग हॉर्स पावर के इक्वल होती है बीएचपी की वैल्यू। क्लियर ना? तो ये कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स हो गई पावर की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पावर की कॉमर्शियल यूनिट की बात करनी है तो क्या होती है। तो बच्चों जरा समझो, कॉमर्शियल यूनिट के लिए, तो कॉमर्शियल यूनिट के लिए पावर ना, पावर का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है? वॉट। क्या है? वॉट। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट में कितना होता है हमारे पास? 1000 वॉट। जहां पर किलो आ जाए, जैसे 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल की बात हो रही है, तो 1000 वॉट होता है। ठीक है, अब कॉमर्शियल यूनिट है क्या? कॉमर्शियल यूनिट है कि आप कितने किलोवाट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है वो यूटिलाइज करते हो 1 घंटे में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की? पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। कहां से आया ये, जरा ये समझ लो भाई। हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, और पावर की यूनिट हमने पढ़ी वॉट या किलोवाट। तो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर हो गया किलोवाट, और टाइम को हम लोग लेते हैं आर में। तो ये हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम का यूनिट निकल के आया कॉमर्शियल, वो क्या आ गया? किलोवाट आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना बात? अच्छा, और 1 किलोवाट आवर को, किसको? 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे मान लो कहता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना 600 रुपए, 700 रुपए, 5000, 10,000 लोगों का बिल आता है। कैसे कैलकुलेट होता है? तो वो यूनिट कैलकुलेट करता है कि 10 किलोवाट आवर चला, 25 किलोवाट आवर चला, 75 किलोवाट आवर चला, मतलब 25 यूनिट चला। और 1 यूनिट की एक प्रॉपर कॉस्ट है पर्टिकुलर एरिया में, कहीं 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 4 रुपए, कहीं पर भी। तो उससे वो मल्टीप्लाई करा के बिल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ बिल भी बोलते हैं, या 1 यूनिट भी कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो, अब क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछता है कि भाई वॉट एसआई यूनिट बताओ, तो आप बता दोगे वॉट। कॉमर्शियल यूनिट पूछता है, बता दो किलोवाट आवर। कहता है कि बताओ एनर्जी कंज्यूम इन जूल। तो हमने क्या किया? किलोवाट आवर में निकाल के उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसके लिए हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग यूनिट निकालते हैं, बिल निकालते हैं, तो टाइम को आर में लेते हैं। किसमें लेते हैं? आर में। लेकिन अगर एनर्जी निकालना है जूल में, तो टाइम को सेकेंड्स में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? सेकेंड्स में लिया जाता है। तो हमें जूल में चाहिए, तो हम एक ऐसा ही कुछ रिलेशन निकालें। जरा देखो, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये टॉपिक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए। जरा देखिए भाई, क्या है टॉपिक, जरा समझो। अब कहता है 1 किलोवाट आवर। अब इसको हम केवल आर को सेकेंड्स में चेंज कर दें, क्योंकि भाई जूल में चाहिए
तो हमें टाइम को किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, और आर में कितने सेकेंड्स, तो 3600, 1 आर में 3600 सेकेंड, तो 3600 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 6 1 2 3 4 5 0। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दूं मैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 50 तो ये है, और एक जो ये पॉइंट लगाया तो कितना आ जाएगा, 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स होते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बताओ यस और नो, समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात, 100%। चलो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब एक हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि मान लो हमारे पास एक पंप है, ठीक है, बस ये लास्ट टॉप क्वेश्चन है ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं, फिर प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर के आएंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। देखो कहता है पंप है, क्या है, पंप है, ठीक है, वो 20 मीटर हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, वो 10 सेकेंड में, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स में 100 केजी वाटर क्या करता है, उससे निकालता है। तो हम ये कह सकते हैं टाइम और मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100 केजी। ठीक है, लखमीर सिंह का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। तो बताओ इस पंप की पावर क्या होगी, इस पंप की पावर क्या होगी। क्वेश्चन देखो नॉर्मल सा है। तो पावर निकालने के लिए हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में T। लेकिन W तो इसमें गिवन नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, W निकालें, वर्क डन निकालें। ठीक है, यहां पर देखो G की वैल्यू ले लीजिए, 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू क्या, mgh। ठीक है, अब देखो ये अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं निकाल रहा हूं मैं, इतने मीटर हाइट में है तो mgh ही लगेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखो जरा, तो W इज इक्वल टू M का मतलब क्या हो गया हमारे पास 100 kg, G का वैल्यू कितनी है 20, और H की सॉरी G की वैल्यू है 10, G की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, G की वैल्यू है 10, और हाइट की वैल्यू कितनी है 20। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास वर्क डन, वर्क डन आ गया 2 और 1 2 3 4 0, इतने जूल, 20,000 जूल आ गया। अब निकालना है पावर, तो निकालो जरा पावर। तो पावर इज इक्वल टू कितना आ गया 20,000, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना दे रहा है 10 सेकेंड, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, तो पावर आ गया हमारे पास 2000 वाट। करेक्ट है आंसर, लेकिन 2000 थोड़ा बड़ा हो जाएगा आंसर, इसलिए छोटा बना देते हैं, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड करा दिया, तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। चलो तो आज के लिए इतना ही। फॉर लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखा सके। फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।